जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं WH न्यूज। मैं हूँ विजय कौशल। इस वक्त मैं नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और नागपुर के संविधान चौक में पहली बार अभी तक के किसी को पता नहीं होगा कि धर्मपाल अनागरिक धर्मपाल भंते जी की आज जयंती है। और लेकिन नागपुर के संविधान पर जो है बड़ी धूमधाम से भंते अनागरिक धर्मपाल जी की जो है जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। इस जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो है महाबोधि महाविहार मूर्ति का भी आगाज हुआ है। इस जयंती सभा में जो है भंते विनाचार्य जी यहाँ पर उपस्थित है, जो आकाश लामा जी यहाँ पर उपस्थित है। और खास करके मैं बताऊंगा कि गवर्नर जो लेडी जो है जो गवई आई जो है यहाँ पर भी कमलाताई गवई आई, ये भी यहाँ पर उपस्थित है। और भारी मात्रा में जो है नागपुर के संविधान चौक पर भीम अनुयायी बौद्ध उपासक उपासिका ही इस जयंती समारोह में सहभागी हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना जो तांता लगा है लोगों का इस जयंती समारोह में। धर्मपाल अनागरिक भंते जी के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ पर। और अच्छी बात जो है यहाँ पर सभी जो गट में जो भंते जो विभाजित हुए थे आज यहाँ पर एक साथ आए हुए हैं। और महाबोधि महाविहार में जो आगे की लड़ाई जो है एक साथ मिलने का संकल्प भी इस सभा से होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अभी महाबोधि महाविहार को मुक्त कर रहा है तो सभी को एक साथ आना है। और यही सभा जो है सभी तमाम जो भीम अनुयायी है, बौद्ध उपासक है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक नेता है, एक साथ आकर जो है जो ये इस महाबोधि महाविहार की लड़ाई आगे लड़ेंगे और महाबोधि महाविहार को मुक्त करेंगे। तो निश्चित रूप से अभी हम सुनते हैं भंते विनाचार्य जी का भाषण। आइए जरा सुनते हैं। आज 17 सितंबर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, जिस समय महाबोधि महाविहार झाड़ी जंगलों से घिरा हुआ था, भारत और विश्व में महाबोधि महाविहार की पहचान विलुप्त थी। उस पहचान को अस्तित्व देने के लिए, उस पहचान को इतिहास में लाने के लिए अनागरिक धर्मपाल जी के जन्मोत्सव की आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं को शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि आज उनकी बदौलत महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की ये लड़ाई पूरे भारत और विश्व के बौद्धों को मालूम हुई और धीरे धीरे हम इस लड़ाई की जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आज पूरे भारत और विश्व में अनागरिक धर्मपाल जी के जन्मोत्सव को मनाया जा रहा और उसी उपलक्ष्य में आज का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो उनको नमन करते हुए मंच पे उपस्थित आदरणीय भिक्खु संघ भिक्खु डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, भिक्षु धनसिंह जी, वे सभी भिक्खु संघ को सादर वंदना नमन करते हुए और आप बैठे सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जिन्होंने इस मुक्ति आंदोलन के लिए एक लंबे अरसे तक उम्मीद और विश्वास बना के रखा कि एक दिन महाबोधि महाविहार मुक्त जरूर होगा, आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम। लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था। भारत देश के इतिहास में विरासत और संस्कृति का बड़ा नाता है। इसी विरासत और संस्कृति की बदौलत पूरे विश्व में भारत का आदर सबसे पहले किया जाता है कि लूटी संस्कृति हमारी दासहीन बनाया था, बहू बेटी और बच्चों को घर के बाहर जलाया था, आंखों से टपके आंसू कोई फरियाद सुनना पाया था, होता रहा शोषण हमारा, कोई अल्लाह ईश्वर देवी देवता भगवान न आया था, और लिया जन्म भीम ने जगत में, पढ़ लिख कर अनूठा ज्ञान पाया था, तोड़ मनवादी जंजीरों को, इस देश के शोषित पीड़ित समाज को आजाद कराया था। ये वो धरती है दीक्षा भूमि। आप लोग धन्य हैं, आप लोग महान हैं। और इस महानता का अर्थ यह है
कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा भूमि नागपुर को चुना। दीक्षा भूमि नागपुर 14 अक्टूबर 1956 में जो समाज धर्म के बारे में जानता नहीं था, जिसने सदैव जाति का दंश झेला हो, जाति का उत्पीड़न हुआ हो, जिस समाज को मालूम ही नहीं था शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, विरासत क्या होती है, उस विरासत को उदय करने के लिए, उस शिक्षा, संस्कार और संस्कृति का भारत में अस्तित्व बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा भूमि को चुना। दीक्षा भूमि जो बौद्ध धर्म की क्रांति की भूमि बनेगी, जो भारत में बौद्ध धर्म के परिवर्तन की क्रांति की भूमि बनेगी, जिसने भारत के लाखों करोड़ों लोगों को दीक्षा भूमि से प्रेरित होकर बौद्ध बनाया है, वो दीक्षा भूमि आज महान बन गई। वो दीक्षा भूमि आज इतिहास बन गई। अगर आपको मालूम हो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, अगर बोध गया को छोड़ के सबसे ज्यादा बात अगर मुक्ति आंदोलन की हुई है वो दीक्षा भूमि नागपुर पे हुई है, सबसे ज्यादा बात। और इस आंदोलन में सबसे ज्यादा साथ, सबसे ज्यादा सहयोग, सबसे ज्यादा समर्पण, सबसे ज्यादा त्याग अगर देश में किसी ने किया है तो दीक्षा भूमि नागपुर के लोगों ने किया है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने चुना। जैसे सिद्धार्थ गौतम बोध गया में जब बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं तो अपना उपदेश बोध गया में नहीं देते, वो सारनाथ में देते हैं, क्योंकि सारनाथ धर्म की उपजाऊ जमीन है, वहां धर्म फलित होगा, फैलेगा, आगे बढ़ेगा। उसी प्रकार बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को मालूम था कि धर्म की दीक्षा कहां दी जानी चाहिए। उस नागपुर में जो नागों की राजधानी है, जहां नाग इतिहास का अस्तित्व आज भी जिंदा है, उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। बौद्ध धर्म की दीक्षा की कोई जमीन अगर उपजाऊ है, जहां 1000 नहीं, लाख नहीं, 7 लाख लोग साथ इकट्ठा होकर दीक्षा ले सकते हैं, तो दीक्षा भूमि नागपुर है। इसलिए नहीं चुना इसको, दीक्षा भूमि को चुना गया। तो कई बार मुझसे सवाल पूछे गए कि आपने धम्म ध्वज यात्रा दीक्षा भूमि से क्यों शुरू की। तो मैंने कहा, मेरा सीधा सा 2 शब्दों का जवाब है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की नींव दीक्षा भूमि से रखी, हमने मुक्ति की नींव भी दीक्षा भूमि से रखी। तो दीक्षा भूमि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में एक मुक्ति की नींव है, आधार है। और ये आधार जिंदा रहे, ये आधार जिंदा रहे तो नागपुर की जनता ने, नागपुर के जिम्मेदार लोगों ने भदंत सुरेश ससाई की अध्यक्षता में, क्योंकि जेल जाने के बाद और जेल से जब निकले तो हम दीक्षा भूमि आए और यहां से धम्म ध्वज यात्रा शुरू हुई। और ये मैसेज भी गया कि लामा जी अलग काम कर रहे, हम अलग काम कर रहे। ये मैसेज लोगों में, ये संदेश लोगों में थोड़ा थोड़ा मनोबल को गिराता रहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए। कौन चाहता ऐसा हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। और 31 अगस्त को आप ही लोगों ने उस समस्या का निदान भी किया, लामा जी को बुलाया, हमें बुलाया, एक मंच पे खड़ा होकर हाथ मिलवाया। ये काम भी आप लोगों ने किया। आप तो इतिहास के ऊपर इतिहास लिखते जा रहे हो, आप इतिहास के बाद इतिहास लिखते जा रहे हो।
पर कुछ लोग इतिहास मिटाते जा रहे, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मुझे यहां आने से पहले कई लोगों ने कहा, कई लोगों ने, बंदे जी आप मत आओ, वो मंच मतलब कि वो लगा रहे मंच, वो आपको बुलाए, फोन किया क्या? मैंने कहा फोन तो नहीं किया। कोई चिट्ठी मैसेज भेजेगा? मगर नहीं भेजा। तो फिर क्यों जा रहे हो? मैंने कहा लामा जी ने वो नागपुर में भी कहा था, मुंबई में कहा था कि 17 तारीख को हमारे प्रोग्राम में आओ। उनकी बात को मानने के लिए, उनको पानी देने के लिए यहां तक आए, पर फर्क मिला एक, और ये फर्क मैं नहीं बताऊंगा, आपको पता है। लामा जी को हमने मुंबई बुलाया, वहां मंच पे क्या था, और यहां हम आए तो यहां मंच पे क्या था, ये फर्क पता है। आंदोलन त्याग और समर्पण से चलता है, साथ और सहमति से चलता है, औपचारिकता से नहीं चलता। किसी भी चीज की औपचारिकता घातक हो सकती है, नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं फिर कहूंगा, और लामा जी ने मुझसे जब यहां से जा रहे थे नागपुर से, तो ये एयरपोर्ट पे मिले तो कहा कि 17 तारीख को कुछ अच्छा करेंगे। मुझे लगा कि शायद उस अच्छे की भी घोषणा हुई नहीं। मैं चाहूंगा कि जब एक होने की बात है, 31 भी चली गई, मैंने आयोजकों से कहा कि आपने प्रोग्राम करवाया केवल, और प्रोग्राम इतना ही हो रहा है, वो हमारे मंच पे आएंगे, हम उसके मंच पे जाएंगे, समाज के मंच पे जाएंगे, इसे एक होना नहीं कहते। एक होने का मतलब है एक हो जाना। मैंने उस दिन भी कुछ कहानी के माध्यम से कहा था, जिस प्रकार नदी का अस्तित्व तब तक ही पहचान में रहता है जब तक वो समुद्र में नहीं डलती, और जिस दिन समुद्र में मिल जाती है उस दिन नदी का नाम गुमनाम हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि नागपुर की जनता ये प्रयास और करे। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन बार बार मन से कहा जा रहा है, ये लामा जी का हमारा किसी भिक्खू का नहीं है, ये आंदोलन समाज का है। तो समाज दिशा तय करे, ये आंदोलन आगे कैसे चलाया जाएगा, दिशा तय करे, और समाज अपने आप में से 20-50-100 लोगों को चुने, और पूरे दिन की बैठक हो, मंच ना हो, केवल मंच के प्रोग्राम हो गए, एक बैठक हो, इंदौर बैठक होनी चाहिए। इंदौर बैठक होकर पूरे देश में से प्रतिनिधि चुने जाए, हर स्टेट का प्रतिनिधि चुना जाए, हर डिस्ट्रिक्ट का प्रतिनिधि चुना जाए, और सभी प्रतिनिधियों के नेतृत्व में इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और प्रतिनिधियों के साथ साथ भारत देश में तमाम बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो दिन रात संघर्ष करती संस्थाएं हैं, संगठन हैं, उनके अध्यक्ष हैं, उनके चेयरमैन हैं, उन सभी संस्थाओं को लेकर जब ये माना जाता है कि महाबोधि महाविहार ये किसी संगठन की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है भारत के बौद्धों के अस्तित्व की, तो क्यों ना भारत के बौद्धों को इसमें शामिल किया जाए। नहीं तो ये केवल औपचारिक घटना रहती रहेगी, औपचारिक समाधान नहीं। आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे, आपको बुलाया जाएगा आप आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग, और वो जो हमारी 31 तारीख की टीम थी जिन्होंने प्रोग्राम किया, मैं उनसे कहूंगा वो एक प्रयास करें। और मैंने उस समय भी कहा था कि ये प्रोग्राम अभी सक्सेस नहीं हुआ, इंदौर में मीटिंग बुलाई जाए, बैठक करो पहले और चुनो सबको, तब जाके इसका एक होने का रास्ता कोई सही होगा, ऐसे नहीं होगा। और ये आंदोलन सही बात है, ये चल रहा है, उधर धमध्वज यात्रा चल रही, इधर मशाल यात्रा चल रही, उधर से भी कोई ना कोई प्रतिक्रिया आती, इधर से भी कोई प्रतिक्रिया आती। ये आंदोलन ऐसे नहीं होता। आंदोलन है एक दूसरे की हिम्मत से, ताकत से। कमजोरी मत बनो, ताकत बनो। अगर आप ताकत बन गए
तो पहली लड़ाई तो आपने जीत ली कि आपने अपने ही आदमी को कमजोर नहीं किया, बल्कि उसे ताकत दी है। और जब आपका अपना भाई ताकतवर होगा तो महाबोधि महाविहार भी मुक्त होगा। तो अपनों को ताकत दो, मजबूती दो। तो जिन्होंने 31 तारीख का आयोजन किया था, वो एक प्रयास करे कि एक इंडोर मीटिंग जरूर बुलाए, प्रतिनिधित्व का निर्माण हो। और जब निर्माण होगा तो सबकी एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं खत्म हो गई, फिर ना उधर की प्रतिक्रिया ना उधर की प्रतिक्रिया, ना दमध्वज यात्रा रहेगी, ना मशाल यात्रा रहेगी, फिर एक ही रहेगा, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन रहेगा, एक ही रहेगी। नहीं तो हमने भी इधर से 1 जनवरी की मुझे जानकारी भी हुई, आगे 1 जनवरी की तारीख रखी है। वैसे 1 जनवरी को अधिकांश लोग भीमा कोरेगांव जाते हैं, वो पवित्र है, हमारी आस्था विश्वास है, और वो तारीख बदली नहीं जा सकती दूसरे स्थान के लिए। वो तारीख भीमा कोरेगांव के लिए और भीमा कोरेगांव के लिए ही रहेगी। हाँ, भीमा कोरेगांव पे ही प्रोग्राम हो तो बहुत बड़ी बात है, पर स्थान नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि पूरे देश के लोग भीमा कोरेगांव 1 जनवरी को जाते हैं, वहां माथा टेकते, नमन करते, सत्कार करते हैं, अपने वीर शहीदों को याद करते हैं। हमने तारीख दी कि 12 फरवरी 2026, 12 तारीख को यह आंदोलन शुरू हुआ और आंदोलन का 1 साल हो जाएगा। और एक चीज बताओ, आंदोलन में 2 चीजें होती है, एक होती है जागरूकता और एक होता है दबाव। बोध गया से केवल समाज में जागरूकता आई है। अगर सरकार पे दबाव बनाना है, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, अगर बिहार की सरकार पे दबाव बनाना है तो पटना में आंदोलन होना चाहिए, और दिल्ली की सरकार पे दबाव बनाना है तो दिल्ली में आंदोलन होना चाहिए। जब दिल्ली में आंदोलन होगा और देश से पूरे जब लाखों बौद्ध दिल्ली जाएंगे, तो आपको मालूम है दिल्ली अगर नीतीश की सरकार बनी, अगले साल तक सरकार बदल जाएगी। अगर सरकार बदल गई और नीतीश और भाजपा की बनी तो हम तब भी जीत जाएंगे। अगर तेजस्वी कांग्रेस की बनी तो भी हम जीत जाएंगे, कि दोनों की सरकार बिना केंद्र के बनेगी नहीं। जब केंद्र के बगैर बनेगी नहीं तो केंद्र को पकड़ के घुटनों पे लाओ, और घुटनों पे लाएगा तो बिहार सरकार को लाएगा, बिहार सरकार को लाएगा तो बीटी एक्ट रद्द कराएगा। तो यह आंदोलन का 1 साल पूरा होने वाला 12 फरवरी 2026 को, और अभी महाराष्ट्र के भिक्खु संघ के साथ मीटिंग हुई, बैठक हुई, और उन्होंने भी कहा कि हमें सबसे बड़ी ताकत जो है वो दिल्ली में दिखानी चाहिए। जिस प्रकार अभी मराठाओं ने मराठा आरक्षण लेने के लिए 4 महीने तैयारी करी और 4 दिन मुंबई में बैठे और 5वें दिन उनकी बात मान ली सरकार ने। अगर भारत के लोग जो 12 महीने से आंदोलन चला रहे थे और अभी हमारे पास 4.5 महीने पड़े, अगर 4.5 महीने में मिलकर पूरा समाज तैयारी करे, संपूर्ण भारत का बहुत समाज तैयारी करे, तो मैं कह सकता हूं कि दिल्ली जाम होगी, बीटी एक्ट रद्द होगा, महाबोधि महाविहार मुक्त होगा और आपकी बात मानी जाएगी। और ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि दिल्ली की सड़कों पे भारत के बौद्धों का अस्तित्व जिंदा है, उनकी शक्ति, उनकी ताकत जिंदा है। और दिल्ली से बनी खबर केवल देश में नहीं विदेशों तक जाएगी, और जब ये खबर विदेशों तक जाएगी, विदेश के एम्बेसी आएगी, विदेश के शासक प्रशासक जब ये खबर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से ये बात जरूर करेंगे कि बौद्धों के साथ भारत में अन्याय क्यों? जो भारत बुद्ध की पहचान है, वहां भारत संस्कृति के साथ, बौद्धों की विरासत के साथ ये अन्याय क्यों? महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बौद्धों को न्याय दो। और आपको मालूम है, एक चीज और कहता चलूं, ये आंदोलन सबूत और साक्ष्यों से नहीं जीता जाएगा, और लड़ाई सबूत और साक्ष्यों की नहीं है। ये कौन नहीं जानता कि महाबोधि महाविहार है? ये बात तो महंत भी जानते, जो उस पे बैठा गद्दी पे, उसको खुद मालूम है महाबोधि महाविहार है, तथागत बुद्ध की प्रतिमा है। और इससे बड़ा और सबूत क्या हो सकता है? ये लड़ाई जीती जाएगी आपकी जागरूकता और आपकी एकजुटता से। तो आप एकजुटता और जागरूकता दिखाएं। अगर ये जागरूकता आ गई तो महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। तो आपको इस धरती से, दीक्षा भूमि नागपुर की धरती से, जेल से आने के बाद मेरे मन में, मैं जेल में था अंदर,
जेल में रहते रहते ख्याल था कि जाने के बाद क्योंकि धरना वहां से 2 मान से हट गया, अब क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और बोधगया में प्रशासन और सरकार इतनी ताकत में है कि हमारे और हमारे समाज की चलती बिल्कुल नहीं है। वहां प्रशासन ताकत में, प्रशासन से पूछ पूछ के हमें काम करना पड़ता है, और आंदोलन पूछ पूछ के सरकार से प्रशासन से चलाओगे तो कभी सफल नहीं कर सकते। जब तक प्रशासन की नाक पर नकेल ना डाल दी जाए तब तक आंदोलन सफल नहीं होते, क्योंकि आंदोलन का अर्थ है ताकत, शक्ति। क्योंकि आंदोलन तब किया जा रहा है कि कानून हमारे अनुकूल नहीं है, वो नियम, वो कानून, हमारे नियम हमारे अनुकूल नहीं काम कर रहा है, इसलिए उसके विरोध में जाके समाज को अपनी ताकत दिखानी पड़ती है, अपनी शक्ति दिखानी पड़ती है। तो वो शक्ति के लिए जेल में ही रहते रहते मुझसे मिलने के लिए हमारे नागपुर की धरती से राकेश भार्गव जी जो वहां पहुंचे और 8 दिन वहां पैरवी करी। नागपुर की टीम कम से कम 3 बार मुझसे मिलने जेल में गई। मुझे वो पहले कहते इतिहास में इतिहास लिखा, अगर मैं किसी भी राज्य की बात करूं सबसे ज्यादा मुझे जेल से बाहर निकालने में जो सबसे ज्यादा पैरवी करी वो भी नागपुर के लोगों ने करी। उन्होंने निकाले, उन्होंने कहा राकेश भार्गव जी ने कि भंते जी पूरे महाराष्ट्र से मैसेज है, फोन है, आपके जेल से निकलने के बाद आपको लोगों के साथ जनसंवाद करना है और 17 अगस्त 2025 दीक्षा भूमि नागपुर से आप सभी को मालूम है। तो आप सभी ने देखा कि दीक्षा भूमि नागपुर से 17 अगस्त 2025 में धम्म ध्वज यात्रा राकेश भार्गव जी, नितिन गजबे जी और योगेश रावत जी, 3 लोगों ने मेहनत करी, संपूर्ण महाराष्ट्र में कांटेक्ट करे, फोन किए, मैसेज किए और तैयारी हुई। और आज यात्रा को करीब करीब 14 तारीख से शुरू हुई, 17 तारीख को फाइनल यात्रा शुरू हुआ, 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने की यात्रा से संपूर्ण महाराष्ट्र में उतनी बड़ी ताकत है, उतनी बड़ी ताकत हुई कि महाराष्ट्र का संपूर्ण भिक्खु संघ ने आशीर्वाद दिया और ये कहा कि जल्दी महाराष्ट्र में संपूर्ण भिक्खु संघ का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए दिल्ली में लाखों लोग जाएंगे। ये तैयारी हुई। तो आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं से मैं एक बार अपनी ओर से जिन्होंने धम्म ध्वज यात्रा का नियोजन किया, राकेश भार्गव जी और नितिन गजबे जी और योगेश रावत जी के लिए एक जोरदार ताली बजा दो, जोरदार ताली। जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो आपने मेरी बात को सुना, समझा और जाना और हम जल्द ही महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए देश में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली में खड़ा होगा। नमो बुद्धाय, जय भीम खड़ा होगा। तो 12 फरवरी 2026 जब इस आंदोलन का 1 साल हो जाएगा, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो, तैयार हो। महाबोधि महाविहार मुक्ति का आंदोलन मरने से पहले या मरने के बाद? अगर मरने से पहले मुक्त कराना चाहते हो, अगर पंडित पुरोहित को बोधगया से बाहर निकालना चाहते हो तो दिल्ली चलो आप और पंडित पुरोहित चलेगा बोधगया से बाहर। नमो बुद्धाय। देखा है आपने, बड़ा यहाँ पर जो सैलाब उमड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से इसी तरीके के साथ एकजुटता के साथ जो है महाबोधि महाविहार का आंदोलन लड़ेंगे। पंत विनाचार्य जी का भाषण तो आपने सुनी लिया है, तो निश्चित रूप से अभी सभी एक साथ मिलकर इस आंदोलन को आप सहभाग दीजिए। देखते रहिए WBS न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।